गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम रंजीत स्टडी वर्ल्ड है। इसको आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल का उद्देश्य केवल शिक्षा है। दोस्तों, इसमें सीटेट और यूपीटेट हमारा चैनल पर केवल सीटेट और यूपीटेट का फ़िलहाल लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपका सीटेट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम सीटेट को नज़र में रखते हुए सारे क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने चैनल पर। आपको सीटेट में ईवीएस जो है एक सब्जेक्ट है, आसपास जिसको बोलते हैं, या पर्यावरण अध्ययन, जो 30 नंबर का पूछता है। तो 30 नंबर पहले हम सिलेबस बता देंगे आपको, सिलेबस में कैसे क्या रहता है। तो सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट 1 में जो है शिक्षण आपका 15 नंबर आता है, और पार्ट 2 जो है आपको क्लास 3, 4, 5 का बुक एनसीईआरटी जो चलती है उसमें से क्वेश्चन आपका आता है 15 नंबर का। तो कक्षा 3 और कक्षा 4 और कक्षा 5 की बुक आपको आसपास की पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी की। ये हो गया आप सिलेबस, और 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। तो हम इसको पार्ट करके, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके ही आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। जब पार्ट 1 15 नंबर का आपका हो जाएगा, इसके बाद आपको पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा। बुक यहाँ पर बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, और जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको लिखवाया जाएगा। तो चलिए हम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो मत लाइक करिएगा। चलिए हम ईवीएस स्टार्ट करते हैं। ईवीएस शिक्षण जो आपका 15 नंबर पार्ट 1 है। तो सबसे पहले एनसीईएफ 2005 के बारे में हम आपको बता दें। एनसीईएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। दोस्तों, हर एक देश या हर एक राष्ट्र का अपना एक पाठ्यक्रम होता है। तो जो प्राथमिक में आपका सिलेबस या कहें जो भी आपका शिक्षण है, सब कुछ एनसीईएफ में आपको दिया हुआ है। एनसीईएफ दोस्तों सबसे पहले 1975 में आया था। इसके बाद 1988 में आया। इसके बाद फिर सन 2000 में आया, और इसके बाद सन 2005 में आया। तो जो लेटेस्ट है हमको उसी को पढ़ना है, एनसीईएफ 2005। तो इसलिए हमको आपको पहले बता दे रहे हैं एनसीईएफ होता क्या है। सब कुछ इसी में दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो इसका बुक लेकर पढ़ सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है आपको पर्यावरण अध्ययन के लिए, उसको हम अपने लेक्चर में ऐड किए हुए हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक नोट्स और पेन लेके बैठ जाइएगा, और जैसे जैसा नोट्स बनाया गया है वैसे वैसे आप लोग लिख लेंगे। जो रेड कलर से लिखा हुआ है दोस्तों, हम पहले आपको बता दे रहे हैं, रेड कलर से जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के पाठ्यक्रम में 6 थीम या विषय वस्तु और 4 उप थीम में विभाजित किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि पर्यावरण अध्ययन या एनसीईएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में कितनी थीमों का जिक्र किया गया है या कितनी थीमें बताया गया है। तो आप लोग बताएंगे 6 थीमों को बताया गया है, 6 थीमों को। ये 6 थीमें आपके लिखा हुआ है। पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है जल, चौथा है आवास, पाँचवा है भ्रमण एवं यात्रा, छठवां है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये 6 थीम आपको दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछता है। आपको ऑप्शन में बना देगा, 3-4 नाम दे देगा, और अगर आपको थीम नाम नहीं सुने रहेंगे या याद नहीं रहेगा तो आप लोग उसमें से पकड़ नहीं पाएंगे। और 4 उप थीम भी होते हैं, इसके आगे हम बताएंगे उप थीम क्या होता है। आगे चलते हैं। नोट 1 या पॉइंट 1, उपरोक्त 5 थीमों का अंतर्निहित या निचोड़ छठे थीम में प्राप्त होता है। यह थीम सभी थीमों से जुड़ी अवधारणा में करने की प्रक्रिया या तकनीकी पर जोर देता है। उपरोक्त 5 थीम कौन कौन सा? परिवार एवं मित्र, भोजन, जल, आवास एवं भ्रमण एवं यात्रा। ये 5 थीमों का निचोड़, जिसका बोल रहा है अंतर्निहित या निचोड़। निचोड़ ये छठे थीम में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जो 5 थीमें होती हैं उसका निचोड़ कौन से थीम में दिया रहता है। तो आप लोग बताएंगे छठे थीम में। छठा थीम क्या है पूछ देगा तो आपका हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। 2 क्वेश्चन इस पहले पॉइंट से पूछ सकता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक अध्याय के अंत में हमने क्या सीखा भाग भी, जिससे हमें यह पता चलता है कि बच्चे गुणात्मक रूप से क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या सीख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि
आप लोग चैप्टर देखे होंगे, चैप्टर जब ख़त्म होता है उसके अंत में क्या दिया रहता है, प्रश्न अभ्यास दिया रहता है। तो ऐसे ही एक भाग क्रियाकलाप जिसको बोलते हैं क्रियाकलाप दिया रहता है। क्रियाकलाप में प्रश्न अभ्यास दिया रहता है, हमने क्या सीखा, या पता करो, या बताओ, लिखो, सोचो। ये सब क्या है, एक क्रियाकलाप है। तो ये बोल रहा है प्रत्येक अध्याय के अंत में हमने क्या सीखा भाग भी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे गुणात्मक रूप से क्या क्या सीख रहे हैं। तो चैप्टर के अंत में जो आपका प्रश्न अभ्यास दिया रहता है, इससे हमें ये मूल्यांकन करने में पता चलता है कि बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या नहीं सीख रहे हैं, क्या उनको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं, नोट 3। परिवार एवं मित्र नामक थीम के अंतर्गत आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर तथा पौधे नामक 4 उप थीम है। जैसा कि अभी ऊपर बताया गया था कि 6 मुख्य थीम होती हैं और 4 उप थीम होती हैं। तो उप थीम पूछता है किस थीम के अंतर्गत आता है, तो किस थीम के अंतर्गत आता है, परिवार एवं मित्र के अंतर्गत आता है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी थीम में आपकी उप थीम दी हुई है, तो आप बताएंगे परिवार एवं मित्र नामक थीम में आपका उप थीम दिया हुआ है। और कौन कौन से 4 उप थीम है, तो आप लोग यहाँ से याद कर लेंगे, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर तथा पौधे। दोस्तों ये 10 थीम हो गया, जो 6 मुख्य थीम है और 4 उप थीम है। इसको आप लोग याद कर लेंगे, हर साल 1 नंबर इसमें से आता ही आता है। तो 1 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो गया है। आगे चलते हैं, नोट 4 या पॉइंट 4। ईवीएस का थीम समग्रतावादी दृष्टिकोण का है, जिससे छात्र प्रत्येक अध्याय को समेकित करके समझ के साथ सीखता है। ईवीएस का थीम जो है समग्रतावादी दृष्टिकोण का है, मतलब संपूर्ण दृष्टिकोण का है, सबको साथ में लेकर चलता है। समेकित मतलब क्या होता है, समेकित मतलब समन्वित करके या जोड़ करके। तो ईवीएस का जो थीम है सबको एक साथ लेकर चलता है और सबको एक साथ जोड़कर या समेकित करके समझाता है। आगे चलते हैं, नोट 5। ईवीएस के पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कक्षा 1 और कक्षा 2 में पाठ्य पुस्तक को स्थान नहीं है, लेकिन स्पष्ट वर्णित है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में भाषा और गणित के माध्यम से ईवीएस को संपादित करने की बात की गई। जैसा कि जब सिलेबस आपका स्टार्ट हुआ था तो हमने बताया था कि कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की बुक, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 की बुक। तो कक्षा 1 और कक्षा 2 में बुक ईवीएस या जिसको बोलते हैं आसपास या पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक नहीं होती है। क्वेश्चन इसमें से 2 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से 2 क्वेश्चन बनेगा नोट 5 में से। इसको देखेंगे, पहला क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक कक्षाओं में किस कक्षा की पर्यावरण अध्ययन की बुक नहीं पढ़ाई जाती है। तो कक्षा 1 और कक्षा 2 आप में ईवीएस नहीं पढ़ाई जाती है। अगर नहीं पढ़ाई जाती है तो कैसे इसको पढ़ाना है, तो इसको पढ़ाना है भाषा और गणित के माध्यम से। 2 क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में अगर ईवीएस की पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती है तो उसको कैसे संपादित किया जाएगा या कैसे पढ़ाया जाएगा, तो आप बताएंगे भाषा और गणित के माध्यम से। तो 2 क्वेश्चन इसमें से बन गया, आप लोग ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नोट 6। कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस से जुड़े सरोकार या जिसको बोलते हैं मुद्दे और कौशलों को विकसित करने के लिए शिक्षकों के लिए एक पुस्तक तैयार की गई है, जिसका नाम ईवीएस स्किल्स थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन अर्ली ग्रेड्स है। दोस्तों के अभी ऊपर बताया है हमने कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस को नहीं पढ़ाना है, तो उसके लिए एक पुस्तक तैयार की गई जो शिक्षकों के लिए है। शिक्षक इस पुस्तक को पढ़ेंगे और भाषा और गणित के माध्यम से क्या करेंगे, बच्चों को समझाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे। दोस्तों में जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये सब क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसको ऐसे ही अंडरलाइन करके और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, ये दोस्तों पुस्तक का नाम है केवल शिक्षक के लिए, बच्चों के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, तो आप इसको भी याद ही कर लेंगे। पूछता है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 को कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस को पढ़ाने के लिए संपादित करने के लिए कौन सी पुस्तक शिक्षक को सुझाव दी गई है, तो आप बताएंगे ईवीएस स्किल्स थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन अर्ली ग्रेड्स, ये पुस्तक का नाम है। दोस्तों इस 3-4 पॉइंट, इसमें 3-4 क्वेश्चन यहीं से बन गया, आप इसको देखेंगे ध्यान से। आगे चलते हैं, नोट 7। ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में परिभाषाएं, अमूर्त, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट, वर्णन, रटने की प्रवृत्ति को स्थान नहीं दिया गया है, बल्कि उसके स्थान पर आलोचनात्मक, तार्किकता, समन्वित पक्ष, सामाजिक पहेलियाँ, किस्से, कहानियाँ, कविताओं को पर्याप्त स्थान दिया गया है।
दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक आपका है उसमें परिभाषा नहीं दिया गया है, आप बच्चों को परिभाषा नहीं याद कराएंगे। और उसमें अमूर्त, अमूर्त मतलब क्या होता है, जो चीज़ नहीं दिखाई देती है। और संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट या थ्योरी या रटने की प्रवृत्ति को स्थान नहीं दिया गया है। आप बच्चों को कोई भी परिभाषा नहीं याद कराएंगे, ना उनको अमूर्त मतलब जो चीज़ नहीं दिख रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे। नहीं दिख रहा है तो बच्चा उसको समझ नहीं पाएगा। या कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट बोलें तो या कोई नियम नहीं बताना है। और कोई भी टॉपिक आपको रटाना नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर क्या करेंगे, आप आलोचनात्मक टॉपिक आलोचनात्मक बताएंगे। ऐसा अध्याय पढ़ाएंगे जिसमें तार्किकता हो और समन्वित पक्ष या सामाजिक पहेलियाँ हों। सामाजिक पहेलियाँ मतलब जो उसके आसपास जो आसपास के मतलब जो घटनाएं हैं उसके बारे में बताएंगे। किस्से कहानियाँ सुनाएंगे और कविताओं को भी स्थान दिया गया है। तो आप बच्चों को न तो परिभाषा रटने के लिए बोलेंगे, ना तो कोई नियम बताएंगे। आप उसके जगह क्या करेंगे, आप उसको कहानियाँ किस्से सुनाएंगे, जिससे क्या बालक में रुचि भी उत्पन्न होगा और आसानी से भी सीख भी सकता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, आप जहाँ भी आप देखेंगे परिभाषा या थ्योरी या नियम कॉन्सेप्ट, अगर ये आ गया ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। नोट 8, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में कहानियों का इस्तेमाल संवेदनशीलता विकसित करने के लिए किया गया। पूछता क्वेश्चन कि कहानियों का क्या, ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में कहानियों का क्या उद्देश्य होता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संवेदनशीलता। बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो क्या बच्चे कहानी सुनकर क्या होता है, रुचि उत्पन्न होती है और उस कहानी से अपने आप को क्या होता है, जोड़ लेते हैं, जोड़ कर सीखते हैं। तो वही बोल रहा है संवेदनशीलता विकसित करने के लिए किया गया है। आगे चलते हैं। नोट 9, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में अधिगम अक्षमता या निर्योग्यता को प्रतिभाग करने का अवसर दिया गया है और ऐसे बालकों के प्रति सम्मान की भावना की जानी चाहिए। दोस्तों ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में बताया गया कि अधिगम अक्षमता या निर्योग्यता ये होता क्या, सबसे पहले बता दें आपको। अधिगम अक्षमता मतलब होता है, एक बाल विकास में एक टॉपिक है या चैप्टर है, इसको पढ़ाया जाएगा। अधिगम अक्षमता जो पढ़ने में किसी भी प्रकार का उसमें विकार उत्पन्न होता है। जैसे कोई बालक क्या होता है, पढ़ने में कमज़ोर होता है, कोई बालक सुनने में कमज़ोर होता है, कोई बालक क्या तनावग्रस्त महसूस करता है। तो क्या है, ऐसे बालकों के प्रति आपको क्या है, अवसर देना है। ये नहीं कि कोई बालक पढ़ने में कमज़ोर है तो उसको कक्षा से बाहर कर देंगे, सुन नहीं पा रहा है तो उसको भगा देंगे। ऐसे बालकों के प्रति बोला है सम्मान की भावना की जानी चाहिए। या दृष्टिबाधित बालक है, देखने में कमज़ोर है, देख नहीं पा रहा है, तो आप क्या उसको मौखिक पढ़ाएंगे, ये नहीं कि उसको क्लास से बाहर कर देंगे। तो वही बोला है कि अधिगम अक्षमता या निर्योग्यता बालक को प्रतिभाग करने का अवसर दिया गया है और ऐसे बालकों के प्रति आपके मन में क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यह नहीं कि आप घृणा करेंगे, उसको क्लास से बाहर कर देंगे जो अधिगम अक्षमता वाले बालक हैं। आगे चलते हैं। नोट 10, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में हस्तपरक गतिविधियों पर सर्वाधिक बल है। हस्तपरक गतिविधियाँ, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। हस्तपरक गतिविधि मतलब क्या होता है, हस्तपरक मतलब अपने हाथों से बनाकर जो बालक क्या है सीखते हैं। कोई भी चित्र हो, आप चित्र बना देंगे तो बालक क्या है, आसानी से सीख सकता है। आगे चलते हैं। नोट 11, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में पाठों का प्रस्तुतिकरण विविध तरीकों से किया गया है तथा पाठों की भाषा औपचारिक नहीं बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है। दोस्तों औपचारिक क्या होता है, औपचारिक क्या, जो विद्यालय में भाषाएं मतलब क्या होता है, सब कुछ फिक्स रहता है। या बोलने का तरीका या टाइम या पढ़ाने का तरीका या पाठ्यक्रम क्या होता है, सब कुछ फिक्स रहता है। तो इसमें बोला गया है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में पाठों का प्रस्तुतिकरण करने के लिए पाठों की भाषा औपचारिक नहीं है। औपचारिक की जगह क्या है, आम बोलचाल की भाषा, या बोल सकते हैं अनौपचारिक है। अनौपचारिक रहेगा, अनौपचारिक भाषा रहेगा तो बच्चा क्या है अपने घर पर भी सीख सकता है, जो उसकी भाषा बोली जाती है घर पर या उसके समाज में जो बोला जाता है। तो उससे क्या है, बच्चा ज़्यादा सीख सकता है। ये नहीं कि आप खूब स्टैंडर्ड बोलने लगे क्लास में आया तो आप हिंदी बोलें या इंग्लिश बोलें, बच्चा कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। इसलिए क्या बोला गया है, बच्चों की बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। अगर भोजपुरी में बोल रहा है तो आप भोजपुरी में उसको बताएंगे। आगे चलते हैं। नोट 12 या 12वां पॉइंट, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में क्रियाशीलता पर जोर दिया गया है तथा पाठ्य पुस्तक में अवलोकन क्षमता के लिए भ्रमण की बात की गई है। दोस्तों क्रियाशीलता मतलब क्रियाकलाप बच्चा कैसे सीखेगा। अगर उसके क्षेत्र के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं तो उसको जानकारी देने से सबसे पहले क्या करें,
उस क्षेत्र को पहले आपको बालक को घुमा दें या भ्रमण करा दें। अगर भ्रमण करा देंगे तो बालक क्या है उसको देखेगा, और देखेगा तो आपसे प्रश्न भी करेगा। इससे क्या होगा, बालक देखकर ज़्यादा सीखता है। तो वही बोला गया है कि क्रियाशीलता पर जोर दिया गया था पाठ्य पुस्तक में। अवलोकन के लिए क्या क्या बोला गया, भ्रमण कराया गया। अगर आपको सारनाथ के बारे में बच्चे को जानकारी देना है तो आप उसको जानकारी दे देंगे ऐसे मौखिक, तो बच्चा कम समझेगा। अगर आप वहाँ पर सारनाथ बच्चे को घुमा देंगे, दिखा देंगे ये चीज़ें हैं, तो क्या है बच्चा ज़्यादा सीख जाएगा। तो वही बोला गया, भ्रमण की बात की गई। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, भ्रमण को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नोट 13, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में बालक को स्व मूल्यांकन करने का अवसर दिया गया है तथा चर्चा करो, बताओ, लिखो, सोचो, करो या बताओ, पता करो इत्यादि कौशल दिए गए हैं। जैसा कि शुरू में हमने बताया है कि प्रत्येक पाठ के अंत में क्या होता है, एक क्रियाकलाप होता है। क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य होता है कि बच्चा अपने आप को मूल्यांकन कर सके। क्रियाकलाप क्या क्या दिया रहता है, चर्चा करो या प्रश्न अभ्यास भी दिया रहता है। आप सभी लोग देखें, बताओ, लिखो, सोचो, करो या बताओ, पता करो, ये सब क्या है, एक क्रियाकलाप है। बच्चा अगर अब चैप्टर पढ़ रहा है या अध्याय पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद अब वो क्रियाकलाप करेगा तो अपने आप का मूल्यांकन कर लेगा कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि स्व मूल्यांकन कौन कौन से होते हैं, तो 4 ऑप्शन बना देगा। उसमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा, उसमें जो ऑप्शन ये रहेगा, चर्चा करो, बताओ, लिखो, सोचो, प्रश्न अभ्यास, ये क्या स्व मूल्यांकन के कौशल हैं। आगे चलते हैं। नोट 14, ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में अनेक स्रोत सुझाए गए हैं जिससे बालक में कौशल एवं समझ का विकास हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे टीएलएम, या बहुत से विविध तरीके हैं जो बालक को कौशल का विकास करने के लिए सहायक होते हैं। आगे चलते हैं। नोट 15, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में स्थानीय परिवेश को महत्व दिया गया है। जैसा कि दोस्तों इसको अंडरलाइन कर लें, स्थानीय परिवेश, बच्चा जिस परिवेश से आ रहा है उसको महत्व दिया गया है। अगर बच्चा जिस परिवेश से आ रहा है उसके परिवेश या उसके आसपास के बारे में बताएंगे तो क्या होगा, बच्चा इच्छुक भी होगा और वो क्या करेगा, रुचि भी लेगा उस चीज़ को जानने में। तो इसलिए बोल रहा है कि ये पर्यावरण अध्ययन का क्या मतलब है, जो उसके समाज में या आसपास जो भी घटनाएं हो रही है उसको आप जोड़ कर पढ़ाएंगे तो क्या बच्चा रुचि लेगा उसमें। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे, स्थानीय परिवेश को महत्व दिया गया है। आगे चलते हैं। नोट 16, प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बालक का जो भी अनुभव है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना ही क्या है, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, हर बार एक क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों जो मैंने जो भी रेड कलर से लिखा हुआ है इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछता है। हम 2-4 क्वेश्चन आपको डेमो के तौर पर बता रहे हैं और आप लोग क्या है इसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है, या पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। दूसरा, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। चौथा ऑप्शन है आपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। दोस्तों अभी मैंने बताया है कि विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य यही कि बच्चे के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो आप लोग अगर ये लेक्चर देखे होंगे, ऊपर देखे होंगे, क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही पूछा हुआ है। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे 1 से 2 बार। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 5 में एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका सारांश बोलने तो हमने क्या सीखा या हम क्या समझे, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों शामिल किया गया। तो ऑप्शन है, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। दूसरा, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं। तीसरा, यह आकलन में शिक्षकों को सुविधा बढ़ाता है। तीसरा, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। दोस्तों ये क्रियाकलाप जो होता है, हमने क्या सीखा या हम क्या समझे, इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि आप पढ़ा रहे हैं तो आपको ये पता चल जाएगा बच्चा गुणात्मक रूप से क्या सीख रहा है और क्या नहीं सीख रहा है।
तो इसका हमने क्या सीखा या हम क्या समझे, इसका इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है कि बच्चा कैसे सीख रहा है। ऊपर लेक्चर में दिया हुआ था, आप लोग देख लेंगे ऊपर भी। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। पहला ऑप्शन है चित्र पठन, दूसरा है सृजनात्मक लेखन, तीसरा है निदर्शन या प्रदर्शन, चौथा ऑप्शन है हस्तपरक गतिविधियाँ। जैसा कि ऊपर हम बताएं कि हस्तपरक गतिविधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा अपने आप द्वारा हस्तपरक हाथों से बनाकर गतिविधियाँ या क्रियाकलाप कर रहा है तो वह आकलन का क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है इसे बच्चे को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद कराने योग्य बनाना, दूसरा ऑप्शन है इसे शिक्षार्थियों के विद्यमान विचारों और अभ्यास ऊपर प्रश्न करवाने के योग्य बनाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यास में ही विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय अब बच्चों को क्या है, परिभाषा याद नहीं कराना है। तो परिभाषा यहाँ पर याद कराना आ गया तो क्या हो गया, गलत हो गया। हम इसको दिखा दे रहे हैं, ऊपर हम क्वेश्चन अभी इसको पढ़ाया गया है। परिभाषा यहाँ पर देखेंगे, हाँ ये आ गया, परिभाषा या कॉन्सेप्ट या नियम को आपको नहीं बताना है, आपको तार्किकता, कहानी, किस्से या आलोचनात्मक टॉपिक बताना है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो परिभाषा याद करना मुख्य उद्देश्य नहीं है, बाकी ये सब सारे उद्देश्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, चौथा है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना। अभी आपको बताया गया है हस्तपरक अनुभव या हस्तपरक गतिविधियाँ, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो क्या है, EVS में मतलब करके देखो या जिसका आकलन बोलते हैं, उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य हस्तपरक अनुभव को क्या है, उपलब्ध कराना है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। दोस्तों हमारा अगर लेक्चर समझ में आया है तो इसको आप लोग लाइक कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, रंजीत स्टडी वर्ल्ड। दोस्तों आप हमारा लेक्चर देखिएगा और आप लोग क्या है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइए। प्रीवियस ईयर यूथ का एक आता है, प्रीवियस ईयर पेपर यूथ का, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। यूथ का प्रीवियस ईयर पेपर 2021 से लेकर आप लोग क्या लेना, 2011 से लेकर 21-22 तक क्या होता है, एक यूथ का पेपर आता है जो आपका 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं सब कुछ एक ही में मिल जाएगा। तो आप हमारा लेक्चर देखिएगा और इससे क्या है, और आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है। दोस्तों हम लेक्चर भी करवाएंगे और इसका प्रश्न भी करवाएंगे। दोस्तों केवल आज डेमो के तौर पर 4-5 क्वेश्चन लिया गया था और आपको लेक्चर दिया गया है। लेक्चर को 2 बार देखेंगे और प्रीवियस ईयर का पेपर जो है आप लोग लगाएंगे, देखिए कितना क्वेश्चन मिलता है। आज का लेक्चर से कम 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।